हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम 10th क्लास की हिंदी के पर्वत प्रदेश में पावस पाठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस कविता को सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है और उसमें इन्होंने पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु में जो प्रकृति में पल पल परिवर्तन होता है उसका वर्णन किया है। पहला प्रश्न है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते थे। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर देखकर उसे छूने की कोशिश कर रहे थे, मानो वे अपनी किसी ऊंची आकांक्षा को पाने के लिए ऊपर देख रहे हों। वे बिल्कुल मौन रहकर, स्थिर रहकर भी संदेश देते प्रतीत होते हैं कि उद्देश्य को पाने के लिए अपनी दृष्टि स्थिर रखनी चाहिए और बिना किसी संदेह के चुपचाप मौन रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? कवि ने झरने को पर्वत का गौरव गान करते हुए बताया है। कवि कहते हैं कि झरने ऐसे लगते हैं जैसे मोतियों की लड़ी हो और पहाड़ों की छाती पर बहने वाले ये झरने ऐसे मनोरम लगते हैं और वो झरझर झर की ध्वनि ऐसी लगती है मानो वे पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हों और वे उत्साह और उमंग से भरे हुए होते हैं। पर्वत और जल का दृश्य कैसे प्रतीत हो रहा था? इसमें कवि ने बताया है कि पर्वतों के नीचे तालाब दर्पण की तरह पारदर्शी है। पानी इतना पारदर्शी है कि मानो पर्वत उसमें अपना प्रतिबिंब देख रहे हों और वो पानी दर्पण के समान प्रतीत हो रहा है। पर्वत पर खिले फूल पर्वत की आंखों के समान प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा कवि ने कल्पना की है। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश पर प्रकृति प्रतिपल अपना रूप क्यों बदल रही है? कवि ने इसमें लिखा है कि पर्वत प्रदेश में प्रतिक्षण प्रतिपल हर समय प्रकृति में परिवर्तन आते रहते हैं। कभी वर्षा होती है मूसलाधार, कभी धूप आ जाती है, कभी बादल छा जाते हैं और धूप के निकलने के बाद आसपास का वातावरण बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बादलों के आने से चारों ओर अंधेरा भी छा जाता है। वृक्षों का धरती में धंस जाना जैसे प्रतीत होता है। झरने को मोतियों की लड़ी के समान बताया है और उनका झरझर करना आवाज मन को बहुत ही प्रभावित करता है और ऐसा लगता है कि पर्वत जो है, जो झरने हैं, वो पर्वतों का यश गान कर रहे हैं। पर्वत की विशालता को कवि ने किस प्रकार चित्रित किया है? यहाँ पर पर्वत की विशालता को कवि ने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। पर्वतों को मेखलाकार बताया है। ऊंचे और विशाल पर्वत होते हैं, उन पर जो फल फूल खिले हैं उनको नेत्रों के समान बताया है। उनके नीचे जो तालाब है उसके जल को दर्पण के समान बताया है और ऐसा लगता है कि जिसमें अपनी फूल रूपी आंखों से पहाड़ अपने प्रतिबिंब को निहारते हुए अपने आप में गौरव अनुभव कर रहे हैं। और इस तरह से कवि ने यह कहा कि झरने जो हैं अपनी आवाज से पर्वतों का गौरव गान करते हैं, यश गान करते हैं। इस प्रकार कवि ने चित्रमयी भाषा में प्रकृति की मनुष्य जैसी भावनाओं का वर्णन किया है। पर्वत प्रदेश में पावस के दृश्यों को कवि ने इंद्रजाल क्यों कहा है? कवि ने इंद्रजाल इसलिए कहा है कि प्रकृति पल पल प्रतिक्षण अपने रूप बदलती रहती है। तो बादल कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी अंधेरा छा जाता है। तो कवि ने इंद्र को बादल रूपी यान पर बिठाकर तरह तरह के खेल दिखाकर, जादुई खेल दिखाकर प्रस्तुत किया है। क्योंकि वर्षा ऋतु में जो प्रतिपल परिवर्तन होते हैं वो जादुई होते हैं, इसलिए उसने जादू कहा। बादल गहरे छा जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है और कभी शाल के वृक्ष धरती में धंसे हुए दिखाई देते हैं, तो कभी तालाब से मानो धुआं उठने लगता है, क्योंकि जब झरने गिरते हैं, पानी गिरता है तो ऊपर धुआं जैसे उठता हुआ दिखाई देता है और इसलिए कवि को लगता है कि
इंद्र अपना खेल दिखा रहा है और यह प्रकृति का ही चमत्कार है जो पल पल अपना रूप बदलती रहती है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश से कवि का क्या तात्पर्य है? पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश से कवि का तात्पर्य है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति हर क्षण अपना रूप बदलती रहती है। कभी धूप चमकने लगती है, कभी सूर्य बादलों में छिप जाता है और यह दृश्य बहुत ही सुहाना लगता है। घने बादल छा जाएंगे, कुछ दिखाई नहीं पड़ता और कभी मूसलाधार वर्षा हो जाती है। इसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने किया है। बच्चों, इस पूरे पाठ का लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये पाठ पहले भावार्थ इसका मैं समझा चुकी हूँ, वहां से लिंक में जाकर आप उस पाठ को समझ सकते हैं और फिर प्रश्न उत्तर आसानी से आपको समझ आ जाएंगे। बच्चों, ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।